हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एपोमिक्सिस को। बेटा एपोमिक्सिस क्या होता है? दो वर्ड से मिलकर के बना है, एपो प्लस मिक्सिस। ठीक है, मिक्सिस का मतलब होता है इंटरमिंगलिंग करना, मिक्स करना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, formation of seed without fertilization। सीड की फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पी में हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब जर्नली हम क्या कहते हैं, सीड क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है। सीड क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर सीड की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं, अगर होता है तो हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर सीड की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रही है। दैट मीन्स है तो ये मेथड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन ये मिमिक्स करता है किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। मिमिक्री किसकी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो दो पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट आ गए। एपोमिक्सिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एंड सेकेंड पॉइंट इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज ए मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स इट इज ए मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि सीड की फॉर्मेशन होती कैसे, तो इसको हम देखेंगे। तो एक्चुअल में देखो क्या होता है, यहाँ पर हम दो कंडीशन ले रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होगी, और दूसरी कंडीशन में एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या आता है, एम्ब्रियो सैक मियोसिस से बन रहा है जैसा नेचुरली होता है, या विदाउट मियोसिस बन रहा है। दो कंडीशन है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो कि एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है बाय मियोसिस, तो इसमें दो मेथड आते हैं। एक तो आता है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और एक आता है हैप्लॉइड एपोगेमी। बेटा यहाँ पर हम कौन सा प्रोसेस फॉलो करें, हमारे पास नॉर्मल एमएमसी सेल है, इसने मियोसिस किया और मियोसिस से आपके फंक्शनल मेगास्पोर बन गया, और फंक्शनल मेगास्पोर ने एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कर ली बाय 3 सक्सेसिव माइटोसिस। जैसा नॉर्मली होता है हमारे पास एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो गई है। अब क्योंकि एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हैप्लॉइड फंक्शनल मेगास्पोर से हो रही है, तो इसलिए एम्ब्रियो सैक की सेल्स की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड। लेकिन अब इसके कौन से पार्ट से आपका एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होनी है वो हमें देखना है। नॉर्मली तो क्या होता है, एम्ब्रियो सैक का जो एग होता है वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और जाइगोट बनाता है, लेकिन यहाँ पर हमें फर्टिलाइजेशन तो करना नहीं है। तो फिर क्या होता है, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, जो हैप्लॉइड एग है ये डायरेक्टली मॉडिफाई हो जाता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ पर क्योंकि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हैप्लॉइड एग से हो रही है, तो एम्ब्रियो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। नॉर्मली जो एम्ब्रियो बनता है वो आपका डिप्लॉइड बनता है, और हैप्लॉइड एम्ब्रियो जो होते हैं जर्नली वायबल नहीं होते हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन आती है हैप्लॉइड एपोगेमी। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो सैक में ये आपकी एग सेल थी, ये सिनर्जिड सेल है, ये एंटीपोडल सेल्स हैं। तो अगर हैप्लॉइड एग डायरेक्टली मॉडिफाई हो जाए एम्ब्रियो में, तो ये तो होता है पार्थिनोजेनेसिस। और अगर या तो सिनर्जिड सेल या एंटीपोडल सेल, क्योंकि ये पांचों की पांचों क्या है, हैप्लॉइड है, ये डायरेक्टली मॉडिफाई हो जाए एम्ब्रियो में, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेंगी, तो ये कंडीशन कहलाती है हैप्लॉइड एपोगेमी।
यहाँ पर सिचुएशन में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन तक का जो इवेंट होता है आपका वो नॉर्मल वैसे ही होता है जैसा कि नॉर्मल प्लांट में होता है। लेकिन एम्ब्रियो सैक बनने के बाद अगर हैप्लॉइड एग डायरेक्टली मॉडिफाई हो जाए हैप्लॉइड एम्ब्रियो में, तो ये तो कंडीशन कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस। और अगर सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल जो कि हैप्लॉइड है वो एम्ब्रियो में मॉडिफाई हो जाए तो ये कहलाती है हैप्लॉइड एपोगैमी। सेकेंड कंडीशन आती है कि हमारे पास एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन तो होती है लेकिन वो विदाउट मियोसिस हो। ये नॉर्मल केस नहीं है क्योंकि नॉर्मली तो एम्ब्रियो सैक आपका बनता है विदाउट मियोसिस। आपकी एनसीईआरटी इस मेथड को बता रही है, वो क्या कह रही है कि हमारे पास डिप्लॉइड एग सेल की फॉर्मेशन हो जाए। अब अगर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन विदाउट मियोसिस होगी, मियोसिस नहीं हुआ तो प्लॉइडी भी हाफ नहीं होगी, अब प्लॉइडी हाफ नहीं होगी तो एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड। तो उसके अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी कैसी होंगी, डिप्लॉइड। तो एग सेल भी कैसी बनेगी, डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड एग सेल बन जाए, क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन विदाउट रिडक्शन डिवीजन हुआ है और फिर ये डिप्लॉइड एग डायरेक्टली डेवलप हो जाए किसमें, एम्ब्रियो में, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये कंडीशन आपकी एनसीईआरटी ने दी है कि डिप्लॉइड एग सेल की फॉर्मेशन हो जाए विदाउट रिडक्शन डिवीजन और फिर वो डायरेक्टली डेवलप हो जाए एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये जो मेथड होता है जिसमें आपके डिप्लॉइड एग सेल की फॉर्मेशन होती है विदाउट रिडक्शन डिवीजन, ये प्रोसेस कहलाता है, या तो ये कहलाएगा डिप्लोस्पोरी, मेनली ये डिप्लोस्पोरी कहलाता है एग से जो फॉर्मेशन होती है, जबकि हैप्लॉइड एग से जो एम्ब्रियो बन रहा था वो कहला रहा था पार्थिनोजेनेसिस। इसमें दो कंडीशन है, डिप्लोस्पोरी या एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में तो क्या होता है, एम्ब्रियो सैक नॉर्मली तो डेवलप होता है फंक्शनल मेगास्पोर से, तो वो तो मियोसिस से बनता है, लेकिन यहाँ एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन एमएमसी से ही हो रही है। मेगास्पोर मदर सेल से ही एम्ब्रियो सैक बन रहा है, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट तो कर जाती है, ठीक है, स्पेशलाइज हो जाती है, लेकिन वो मियोसिस में एंटर नहीं करती। अब मियोसिस में एंटर नहीं करती तो मेगास्पोर्स भी नहीं बनेंगे और यही डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो सैक में। माइटोसिस करेगी और डायरेक्टली किस में मॉडिफाई हो जाएगी, एम्ब्रियो सैक में, लेकिन मियोसिस नहीं होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो सैक की सारी सेल डिप्लॉइड बनती हैं, फिर डिप्लॉइड एग सेल से आपका क्या बन जाता है, आपका एम्ब्रियो बन जाता है जो कि डिप्लॉइड बनेगा। ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिए, कुछ स्पीसीज है एस्टरेसी फैमिली के और ग्रासेस के अंदर, ग्रासेस आती हैं आपकी पोएसी फैमिली के अंदर। हालांकि एनसीईआरटी ने डिप्लोस्पोरी वर्ड यूज नहीं किया है, उसने सिंपली क्या बोला है, डिप्लॉइड एग सेल की फॉर्मेशन हो जाए विदाउट रिडक्शन डिवीजन और फिर वो डेवलप हो जाए एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये कंडीशन हमें किस में देखने को मिलती है, कुछ स्पीसीज एस्टरेसी की और ग्रासेस की। दूसरी कंडीशन है एपोस्पोरी की। अब इसमें क्या होता है, ये आपका न्यूसेलस है, अब इसमें एक तो आर्किस्पोरियम सेल डिफरेंशिएट होती है जो आगे जाकर के एमएमसी में मॉडिफाई हो जाती है, लेकिन इससे आपका एम्ब्रियो सैक नहीं बन रहा। एक तो इसमें विदाउट मियोसिस एम्ब्रियो सैक बन रहा था, वो तो थी डिप्लोस्पोरी, लेकिन इसको छोड़कर न्यूसेलस के किसी और सेल से एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो जाए। किसकी फॉर्मेशन हो जाए, एम्ब्रियो सैक की। एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम सम अदर न्यूसेलस सेल एक्सेप्ट एमएमसी। तो अब क्योंकि न्यूसेलस की सेल्स की प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड, तो जो आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा विदाउट मियोसिस बन रहा है तो उसकी भी सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड। तो यहाँ पे भी आपका डिप्लॉइड एग की फॉर्मेशन होगा और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका डिप्लॉइड एम्ब्रियो में, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन आती है नो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। पहले दो केसेस में हमने पढ़ा एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है, अब उसमें दो कंडीशन थी, या तो विद मियोसिस हो रही हो या विदाउट मियोसिस हो रही हो। यहाँ पर हम बात करें कि एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है, कैसे होता है, इसमें ये चीज देखो, इसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी, स्पोरोफिटिक बडिंग भी हम इसको बोलते हैं। ये मेथड भी एनसीईआरटी ने दिया है लेकिन ये वर्ड्स यूज नहीं किए। इसके केस में क्या होता है, जैसे ये आपका न्यूसेलस सेल है, अंदर आपका एम्ब्रियो सैक है, तो ये क्या कह रहे हैं, न्यूसेलस की सेल्स या सराउंडिंग एंटेगुमेंट्स की सेल्स
डिवीजन करती हैं, स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक। किसमें प्रोट्रूड कर जाती हैं? एम्ब्रियो सैक में, और डायरेक्टली मॉडिफाई हो जाएंगी किसमें? आपके एम्ब्रियो में। अब क्योंकि न्यू सेल्स की भी प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉइड है। इंटेगुमेंट भी क्या है? डिप्लॉइड है। ठीक है, तो वो जब डिवीजन करते हैं तो उनकी ग्रोथ की वजह से वो प्रोट्रूड कर जाती हैं, एंटर कर जाती हैं एम्ब्रियो सैक में, और जहां जहां वो एंटर कर रही हैं वो पार्ट डिप्लॉयड एम्ब्रियो में मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो सराउंडिंग न्यू सेल्स की सेल से डिप्लॉयड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन इस तरीके से किसमें होती है? कुछ स्पीसीज आपकी सिट्रस की है और मैंगो की। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर हम बात करते हैं तो हैप्लॉयड एम्ब्रियो भी बन सकता है आपका और डिप्लॉयड एम्ब्रियो भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन किस पार्ट से हो रही है। अगर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नॉर्मल एग से हो रही है तो वो हैप्लॉयड बनेगा, नॉर्मल सिनर्जिड और एंटीपोडल से हो रही है तो भी वो हैप्लॉयड बनेगा, लेकिन अगर उसकी फॉर्मेशन डिप्लॉयड एग से हो रही है तो वो डिप्लॉयड बनेगा। डिप्लॉयड न्यू सेल्स या डिप्लॉयड इंटेगुमेंट से होगी तो भी वो कैसे बनेगा? डिप्लॉयड बनेगा। अब कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड आते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला टर्म आता है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी का मतलब क्या है? स्पोरोफिटिक फेज से। कौन से फेज से? स्पोरोफिटिक फेज से हमें क्या बनाना है? गैमेटोफिटिक फेज बनाना है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट किससे बनाना है? गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से। अब आपको पता है गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉयड, स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉयड। तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कैसे होगी? बाय मियोसिस। किसके थ्रू होगी? बाय मियोसिस। नॉर्मली तो ऐसे ही होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है? गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन फ्रॉम स्पोरोफाइट कैसे होगी? विदाउट मियोसिस। तो विदाउट मियोसिस होगी तो सीधी सीधी बात है कि वो कैसा नहीं होगा? हैप्लॉयड नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये गैमेटोफाइट जेनेटिकली किसके जैसा होगा? स्पोरोफाइट के जैसा, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली देखने में कैसा लगेगा? गैमेटोफाइट लगेगा। जबकि एपोगैमी में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है किससे? गैमेटोफाइट से। अब आपको पता है गैमेटोफाइट तो नॉर्मली हैप्लॉयड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। तो नॉर्मली तो स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन कैसे होगी? बाय फर्टिलाइजेशन। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है? एपोगैमी में स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होगी फ्रॉम गैमेटोफाइट। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये स्पोरोफाइट जेनेटिकली किसके सिमिलर होगा? गैमेटोफाइट के, और बल्कि मॉर्फोलॉजिकली कैसा दिखेगा? स्पोरोफाइट के जैसा। अब क्वेश्चन आता है कि एपोमिक्ट क्या होते हैं? जो भी ऑर्गेनिज्म हमने एपोमिक्सिस से बनाए हैं उनको हम क्या कहेंगे? एपोमिक्ट कहेंगे। ठीक है, अब आता है एडवांटेजेस क्या है हाइब्रिड्स की। तो बेटा आजकल हाइब्रिड्स की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हाइब्रिड्स आर ऑलवेज सुपीरियर देन देयर पेरेंट्स। अब क्योंकि हाइब्रिड्स अपने पेरेंट्स से सुपीरियर होते हैं तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो दूसरा क्या है? हाइब्रिड्स को जब हम कल्टीवेट करते हैं तो वो प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाते हैं, क्योंकि वो सुपीरियर प्लांट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए डिमांड करते हैं आपके फार्मर्स कि उनको हाइब्रिड सीड्स दे दिए जाए। लेकिन हाइब्रिड सीड के साथ प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे फार्मर मार्केट से लेके आया हाइब्रिड सीड, अब उसने हाइब्रिड सीड की शोइंग कर दिया तो उसको ऑब्टेन हो गया हाइब्रिड प्लांट। अब इस हाइब्रिड प्लांट ने जब सीड्स की फॉर्मेशन की, अगर हम इन सीड्स को कंजम्पशन के लिए यूज कर लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर हमने इन सीड्स को यूज कर लिया नेक्स्ट जनरेशन की क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो यहां पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हाइब्रिड कैरेक्टर होता है इट में सेग्रीगेट। एक तो हमने हाइब्रिड बनाया बड़ी मुश्किल से, ठीक है, हाइब्रिड ट्रेड्स को हम साथ साथ लेके आए, एक ही प्लांट में लेके आए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है?
एसेंशियल कैरेक्टर को एक ही प्लांट में हम लेके आ रहे हैं, लेकिन जब हमने एक हाइब्रिड प्लांट्स के सीड्स को नेक्स्ट जनरेशन के क्रॉप के लिए यूज कर लिया तो वही हाइब्रिड कैरेक्टर क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गया। दैट मीन्स अब वो प्लांट, इसकी जो प्रोजेनी आएंगी वो अब हाइब्रिड नहीं होंगी। तो इससे फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम हुई कि उनकी अब मजबूरी ये थी कि वो मार्केट से हाइब्रिड सीड तो लेके आए क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, लेकिन अब उनको हर साल नए हाइब्रिड सीड्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, दे हैव टू बाई हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने हाइब्रिड सीड के प्लांट के सीड्स को अगली जनरेशन के लिए यूज कर लिया तो हाइब्रिड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, आपका सेग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी हाइब्रिड की क्या थी, ज्यादा थी। हाइब्रिड सीड बनाना क्या है, कॉस्टली है। तो एक तो हाइब्रिड सीड की प्रोडक्शन ही कॉस्टली है, ऊपर से फार्मर को हर साल नए हाइब्रिड सीड्स लेकर आने पड़ेंगे। तो इसके लिए ये क्या हो गया बेटा, फार्मर्स के लिए काफी एक्सपेंसिव हो गया। अब फार्मर्स के लिए इतना एक्सपेंसिव हो गया कि फार्मर्स इस हाइब्रिड सीड को परचेज करना अवॉइड करने लगे। तो अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ हमें हाइब्रिड कैरेक्टर को मेंटेन भी रखना है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या निकाला, सलूशन क्या था कि क्यों ना हम हाइब्रिड सीड को एपोमेक्ट बना दें। हाइब्रिड सीड को क्या बना दें, एपोमेक्ट बना दें। अगर हाइब्रिड सीड को हम एपोमेक्ट बना देते हैं तो हाइब्रिड कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सेग्रीगेट नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने ये चीज कर ली, हाइब्रिड सीड को हमने एपोमेक्टिक बना दिया तो नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर अकर, नो सेग्रीगेशन। अगर आप एपोमेक्टिक सीड, हाइब्रिड सीड को आपने एपोमेक्टिक बना दिया, उसको मार्केट से लेके आ रहे हो, उसे एक प्लांट बना रहे हो, फिर वो प्लांट सीड की प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको अगर आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज करोगे तो भी कैरेक्टर आपके सेग्रीगेट नहीं होंगे। तो इससे ये प्रॉब्लम सोल्ड आउट होगी। अब फार्मर्स को हर साल नए हाइब्रिड सीड खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या था, एपोमिक्सिस, कि हम पहले तो हाइब्रिड सीड्स बनाए, फिर हाइब्रिड सीड्स में एपोमेक्टिक जीन को इंट्रोड्यूस करें। अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं एपोमिक्सिस। हमने देखा कि काफ़ी एडवांटेजियस है, खास करके अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल फील्ड में तो एपोमिक्सिस की बड़ी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो उस डिमांड के बढ़ने के साथ साथ कुछ रिसर्च एरियाज भी आ गई। एपोमिक्सिस के फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च होने लगी, खास करके किस चीज़ के लिए, कि ताकि हम एपोमिक्सिस की जेनेटिक्स को समझ पाए और हम एपोमिक्टिक जीन को हाइब्रिड वेराइटीज़ में ट्रांसफ़र कर पाए। अभी तक बेटा ये चीज़ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम इतने सक्सेसफुल नहीं है। आप डिसएडवांटेजेस में पढ़ोगे कि एपोमिक्सिस वैरायटी हमें, अगर हम बात करें फ्रूट्स की, ठीक है, फ्रूट्स की बात करें, ग्रासेस की बात करें तो हमें मिल जाती है कई सारी स्पीसीज में, लेकिन अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो उनकी फ्रीक्वेंसी स्लो होती है। ठीक है, मतलब बहुत लो फ्रीक्वेंसी में आपको वो मिलेंगे, बहुत कम प्लांट्स में आपको एपोमिक्सिस देखने को मिलेगी। दैट मीन्स इसमें अभी भी रिसर्च की ज़रूरत है। हमें उसको एपोमिक्सिस की जेनेटिक्स को समझना पड़ेगा, हमें ऐसे तरीके समझना पड़ेगा जिससे हम इजीली एपोमिक्टिक जीन को हाइब्रिड वेराइटीज में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब आती है एपोमिक्सिस के एडवांटेजेस। क्या है एडवांटेजेस? एपोमिक्सिस इज एडवांटेजियस इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। सेकेंड पॉइंट आता है एग्रीकल्चर की। अगर हम बात करें तो खास करके फार्मर्स के लिए एपोमिक्सिस काफी बेनिफिशियल है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने हाइब्रिड प्लांट को, हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्ट बना दिया तो उसमें सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है,
नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर, इसका मतलब वो हाइब्रिड कैरेक्टर फ्यूचर जनरेशन्स में मेंटेन रहेगा। तो इससे फार्मर्स को हर साल नई सीड्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तीसरा इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कमर्शियली हम इसको कहाँ यूटिलाइज करते हैं। तो एपोमिक्सिस इज यूजफुल इन मेंटेनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मदर प्लांट, जो कि आपका हाइब्रिड प्लांट है उसके कैरेक्टर को आपको मेंटेन करना है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो हम क्या करेंगे, एपोमिक्सिस करेंगे। क्यों? क्योंकि एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है, तो वेरिएशन के कोई चांसेस नहीं है। तो अगर आपके पास प्योर लाइन अवेलेबल है तो हम उस प्योर लाइन को मेंटेन कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशंस में, ठीक है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेज है कि ये कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है, अभी भी बहुत सारे इसके एरियाज हैं जिनमें हमें रिसर्च की जरूरत है। इतना सिंपल नहीं है कि एक हम एपोमिक्टिक जीन को हाइब्रिड वेराइटीज में इंट्रोड्यूस कर दें। दूसरा, इसका जेनेटिक बेसिस अभी तक पूरे तरीके से क्लियर नहीं है, तो हमें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तीसरा क्या है, सीड इंडस्ट्री पे इसके एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर मार्केट से फार्मर ने एक ऐसा हाइब्रिड सीड ले लिया जिसको हमने एपोमिक्ट बनाया, तो अब उस फार्मर को हर साल सीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीड इंडस्ट्रीज की सेल क्या होगी, कम होगी। तो इसके एडवर्स इफेक्ट आए किसके ऊपर, सीड इंडस्ट्री के ऊपर। एक हमने बताई दिया है कि लॉ फ्रीक्वेंसी, भाई क्रॉप प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनमें इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस क्या है, लो है, बहुत रेयर प्लांट में ही आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रूट प्लांट की या हम बात करें ग्रासेस की, जैसे हमने कहा एस्टरेसीज के मेंबर में, ग्रासेस में, मैंगो में, सिट्रस में, तो उनमें तो ये इजीली मिल जाता है हमें, लेकिन क्रॉप प्लांट्स में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लो। अब क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है तो इट हैज लो एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि वेरिएशन नहीं आ सकती, वेरिएशन नहीं आएगी तो एडेप्टेबिलिटी की एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था एपोमिक्सिस। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, आर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन नेसेसरी फॉर एपोमिक्सिस? नो। क्यों? क्योंकि एपोमिक्सिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो हमें यहाँ पर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। पॉलिनेशन की क्यों नहीं है? क्योंकि आपका एपोमिक्सिस किससे होता है, या तो एग से, मे बी हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ठीक है, या न्यूसेलस की सेल से, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, ना कि मेल का। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कैन एन अनफर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक गिव राइज टू हैप्लॉइड और डिप्लॉइड एम्ब्रियो? तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर वो पार्थिनोजेनेसिस से बन रहा है तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनाएगा, हैप्लॉइड सिनर्जिड और एंटीपोडल से बन रहा है तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनाएगा। लेकिन अगर वो न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से बन रहा है तो वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू बेटा।